हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए है। और इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जितना हो सके एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए आइए देखिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डॉट डॉट करना चाहिए। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर अनदेखा करना चाहिए, या दंडित करना चाहिए, या अवरुद्ध करना चाहिए? तो देखिएगा यहाँ पे कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जेरोम ब्रूनर के अनुसार शिक्षार्थियों में सहज चिंतन और तर्क क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। और ब्रूनर ने जो है तो अन्वेषण अधिगम पर बल दिया है, जो कि छात्रों की अंतर्ज्ञान, कल्पना और सृजनात्मकता का उपयोग करने को प्रोत्साहित करता है। और इसमें जो है शिक्षक को छात्रों को दूसरे वाक्यों या स्थितियों से सोचने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करने से बचना चाहिए, या फिर संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाने से बचना चाहिए, या फिर थर्ड वाला ऑप्शन है अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करने से बचना चाहिए, या बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहने इससे बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि विस्तार चरण में शिक्षक को छात्रों को उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध खोजने, उदाहरण और गैर उदाहरण बनाने और अर्जित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करने में मदद करनी चाहिए। और इन गतिविधियों में से अर्थपूर्ण अधिगम होता है। इसके विपरीत जो है, तो इसके विपरीत क्या है कि बोर्ड पर लिखकर बिना समझे नकल कराना केवल रटने पर जोर देता है, जो कि विस्तार के उद्देश्य के विपरीत है। अतः शिक्षक को इस प्रकार की निष्क्रिय विधि से बचना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, यानी कि इसी से बचना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह की पाठचर्या को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? तो जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, यानी कि ऐसी जो है पाठचर्या को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। या फिर और ऑप्शन देखिएगा कि जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हों, या जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हों, या फिर जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो देखिएगा यहाँ पे कि पाठचर्या अधिगम की एक लचीली योजना है, जो कि समाज की ज़रूरतों और बदलावों के अनुसार ढलनी चाहिए। यदि पाठचर्या विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जुड़ी है, तो वे अपने प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं। और सीखना क्या है? तो सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो अवलोकन और अंतःक्रिया से होती है। और ऐसी पाठचर्या विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और अनुभवों से जुड़कर सीखने को सरल और रुचिकर बनाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। यानी कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में किस तरह की पाठचर्या को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? तो जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ऐसी पाठचर्या को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना महत्वपूर्ण है,
या बच्चों के विचारों और अनुभवों को स्थान देना महत्वपूर्ण है, या जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, या फिर ऐसे उदाहरण देना जो कि विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बच्चों के विचारों और अनुभव को स्थान देना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब बच्चे नई जानकारी को अपने पिछले ज्ञान और अनुभव से जोड़ते हैं, और बच्चों के विचारों और अनुभवों को स्थान देना उन्हें सक्रिय रूप से सीखने में मदद करता है, और यह उनकी समझ को गहरा करता है और जानकारी को अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को कहा जा रहा है किससे बचना चाहिए। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, यानी इससे बचना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, या पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़े, या फिर नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ने से बचना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षण में सरल से जटिल की ओर बढ़ना प्रभावी होता है और जटिल से सरल की ओर नहीं। ठीक है। और नई अवधारणाएं सिखाते समय शिक्षक को पहले सरल विचार प्रस्तुत करने चाहिए, ना कि जटिल, और इससे विद्यार्थी आधारभूत समझ विकसित कर पाते हैं और धीरे धीरे जटिल अवधारणाओं तक ये पहुँचते भी हैं। और जटिल अवधारणाओं को पहले रखने से विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं और उनकी सीखने की प्रक्रिया जो है तो वो बाधित होती है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो शिक्षक को पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, यानी इससे बचना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो पहले जो है सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करना चाहिए और बाद में धीरे धीरे जटिल की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे पहले जटिल दिया जा रहा है, इसीलिए जो है इसी से बचना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। अब ऐसा करने से विद्यार्थी डाट डाट का विकास कर रहा है। तो ऐसा करने से विद्यार्थी किस चीज़ का विकास कर रहा है, विलंबित अनुकरण का कर रहा है, या आत्म केंद्रीयता का कर रहा है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है अधिसंज्ञान का कर रहा है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि अति औचित्य का कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डाट डाट का विकास कर रहा है, तो ऐसा करने से विद्यार्थी जो है तो अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अधिसंज्ञान में क्या होता है कि स्वयं की सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना और उसकी निगरानी करना। इसमें यह समझना शामिल है कि किसी कार्य में कौन सी रणनीतियाँ और संकेत मददगार थे। और जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर देने के बाद यह विश्लेषण करता है कि किन संकेतों ने उसकी मदद की, तो वह अपनी स्वयं की विचार प्रक्रिया पर चिंतन कर रहा है। और यह चिंतन अधिसंज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें संज्ञान के बारे में ज्ञान और उसका नियमन शामिल होता है। और अधिसंज्ञान में जो है तो कौशल सीखने की प्रक्रियाओं को निगरानी, मूल्यांकन और विनियमित करने में मदद करते हैं। और यहाँ विद्यार्थी अपनी आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को पहचान कर रहा है, जो कि अधिसंज्ञान का ही विकास दर्शाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देशों को डाट डाट कहा जाता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देशों को क्या कहा जाता है, कलन विधि कहा जाता है, या स्वतः शोध प्रणाली कहा जाता है, या साधन लक्ष्य विश्लेषण कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्मृति सहायक विधि कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। कलन विधि यानी एल्गोरिदम एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जो कि किसी लक्ष्य या समाधान तक पहुंचने के लिए निश्चित नियमों का पालन करती है।
और प्रश्न में पूछा गया है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देशों को क्या कहते हैं, तो कलन विधि कहा जाता है। और यह एक समस्या को हल करने के लिए स्पष्ट और क्रमबद्ध निर्देशों का समूह है। और इसे समझने के लिए जैसे कि खाना पकाने की विधि का उदाहरण ले। अब एक नई डिश बनाने के लिए हम नुस्खे में दिए गए जैसे कि सामग्री मिलाना, पकाना को क्रम से करते हैं, और यह क्या है, यह कलन विधि है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में किसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो विद्यार्थियों के बीच में भ्रांतियाँ अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, या फिर उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं की प्रक्रिया का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं, या अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ का प्रतिनिधित्व करती हैं, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ, तो विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ जो होती हैं तो ये अवधारणाओं के बारे में मूल सहज और समझ का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि भ्रांतियाँ बच्चों की अपूर्ण जानकारी या अनुभव पर आधारित होती हैं, और ये अवधारणाओं के बारे में उनकी मूल और सहज समझ को दर्शाती हैं। और विद्यार्थियों में भ्रांतियाँ जो है तो वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि ये उनके सोचने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती हैं, और भ्रांतियाँ हमेशा गलत या तर्कहीन नहीं होती हैं। ये बच्चों की वर्तमान समझ को दिखाती हैं जो कि अनुभव से बनी हुई होती हैं। और शिक्षक को भ्रांतियों को पहचानना चाहिए क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। इसलिए भ्रांतियाँ जो हैं तो भ्रांतियाँ मूल और सहज समझ का प्रतिनिधित्व करती हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। तो देखिए ऐसी कौन सी स्थिति है जो कि विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। या सेकंड है कि जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, या फिर जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि गर्व जो है तो गर्व क्या है, एक सकारात्मक भावना है जो स्वयं की उपलब्धि का या योगदान की पहचान से उत्पन्न होती है। अब देखिए कि जब छात्र अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रयासों को देते हैं तो उनमें आत्मसम्मान और गर्व की भावना जागती है, और असफलता का कारण स्वयं को मानने से निराशा होती है, गर्व नहीं होती है। और दूसरों को श्रेय देने से, तो दूसरों को श्रेय देने से गर्व की बजाय कृतज्ञता का अनुभव होता है। ठीक है, और केवल स्वयं की सफलता का स्वीकार ही गर्व का कारण बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। देखिए गर्व का कारण यही स्थिति बन सकती है जब सफलता का कारण विद्यार्थी स्वयं को मानने लगते हैं, यानी कि जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है, ना कि आंतरिक का। अगला देखिए कि मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, या फिर मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो आपसे आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे कि आंतरिक प्रेरणा का अर्थ है कि किसी कार्य को स्वाभाविक रुचि या समझ के लिए करना, ना कि बाहरी पुरस्कार या दंड के लिए। और प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तो पहला वाला विकल्प ही सही है। क्यों? क्योंकि छात्र पढ़ाई को संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए आवश्यकता बताता है और यह स्वयं की आंतरिक इच्छा को दर्शाता है। बाकी देखिए बी, सी और डी। तो बी, सी और डी जो है तो ये बाहरी कारणों जैसे कि दंड से बचना, प्रथम स्थान, प्रशंसा पर आधारित है जो कि बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है।
और आंतरिक अप्रेरणा के उदाहरण, तो आंतरिक अप्रेरणा में व्यक्ति कार्य में ही आनंद और संतुष्टि पाता है, जैसे कि समझ विकसित करता है। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है और यह आंतरिक अप्रेरणा का सही उदाहरण है।